लोटन के दोनों बेटे बंटी और बिक्कू भूख से बिलक बिलक कर रो रहे थे। बेटे, आज पानी पीकर अपनी भूख शांत कर ले, कल तेरे बाबा खाना लेकर आएंगे। माँ, तुम रोज कहती हो और हमें रोज पानी पिलाकर सुला देती हो। इतना कहकर बंटी जोर जोर से रोने लगता है। बंटी को रोता देखकर चंपा की आंखें भी भर आईं। बस आज रात की बात है बच्चों, कल मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। कल तुम दोनों को खाना जरूर मिलेगा। अच्छा, कल खाना मिलेगा ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और पानी पीकर सो जाते हैं। दरअसल लोटन एक जूस की दुकान पर काम करता था। वो जूस के ग्लास धोता और ग्राहकों को जूस पिलाता। लेकिन ठंड का महीना आ गया था और शीतलहरी पड़ रही थी। ऐसे में ग्राहकों ने जूस की दुकान पर आना बंद कर दिया था। दुकान घाटे में चलने लगी, जिस कारण दुकान के मालिक ने लोटन को काम से निकाल दिया। काम छूट जाने के कारण लोटन का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया था। लोटन रोज काम की तलाश में बाहर जाता, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जिस कारण उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। उस दिन लोटन ने बच्चों को बोल तो दिया था कि कल खाने का इंतजाम कर देगा, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन लोटन काम की तलाश में घर से बाहर निकला। उस दिन घना कोहरा था, दिन में भी अंधेरा छाया हुआ था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन लोटन को कोई काम नहीं मिला। लोटन उस दिन भी उदास मन से घर लौट रहा था। बंटी और बिक्कू मेरी राह देख रहे होंगे कि बाबा आएंगे और खाना लाएंगे, लेकिन मैं आज भी उनके लिए खाना नहीं ले सका। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, तू ही मेरी कुछ मदद कर। ऐसा सोचता हुआ लोटन रास्ते में जा रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। ये क्या है? लोटन ने वहां गौर से देखा तो मुर्गा मुर्गी का एक जोड़ा सड़क के किनारे दुबका हुआ था और ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। लोटन को उन पर दया आ गई। उसने मुर्गा मुर्गी को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। बाबा, खाना लाए हो ना? बंटी बेटा, खाना तो मैं नहीं ला पाया, लेकिन देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। लोटन ने अपनी गोद से उतारकर मुर्गा मुर्गी को जमीन पर रखा। मुर्गा मुर्गी को देखकर बंटी और बिक्कू खुश हो गए और उनके साथ खेलने लगे। दोनों भूल गए कि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हमारे खाने का तो ठिकाना नहीं, आप इन्हें भी ले आए, इन्हें क्या खिलाओगे? तू चिंता मत कर चंपा, कल मैं कहीं से थोड़े से दाने लेकर आऊंगा और इन्हें खिलाऊंगा। ठंड के मौसम में जब हमारी मुर्गी अंडे देगी तो उसे बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। बंटी और बिक्कू ने मुर्गे का नाम सुल्तान और मुर्गी का नाम नूरी रखा। दूसरे दिन लोटन सुल्तान और नूरी के लिए खाना लाने बाजार गया। उसने एक दुकानदार से थोड़े से अनाज मांगे। भैया, मुट्ठी भर अनाज मिल जाएगा क्या? मुर्गे को दाना डालना है। हाँ भैया, ये लो, अपने मुर्गे को खूब दाना खिलाओ। दुकानदार लोटन को थोड़े से अनाज देता है, जिसे लेकर लोटन घर आता है। बंटी और बिक्कू सुल्तान नूरी को दाना खिलाने लगते हैं। माँ, देखो नूरी कितने प्यार से दाना खा रही है। लगता है हमारी तरह ये दोनों भी कई दिनों से भूखे हैं। उस दिन दुकानदार ने जो थोड़े से अनाज दिए थे, उसमें से थोड़े चावल पकाकर चंपा ने सबको खाना खिलाया। नूरी और सुल्तान के आने से हमें भी खाने को मिला है। बच्चों, अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में नूरी अंडे देगी, जिसे बेचकर हम कुछ पैसे कमा लेंगे और हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लोटन दूसरे दिन भी दुकानदार से कुछ अनाज मांगने जाता है। देखो भैया, रोज रोज मुफ्त में अनाज मैं नहीं दे पाऊंगा, समझे? भैया, मुफ्त में कौन मांग रहा है? मैं तो उधार लेने आया हूँ। कुछ ही दिन में तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, ये लो अनाज। इस तरह लोटन सुल्तान और नूरी के खाने का इंतजाम करता और उनके बहाने लोटन के परिवार को भी एक वक्त का खाना मिल जाता। कुछ दिन हो गए, नूरी ने अब तक अंडे नहीं दिए। हाँ, दुकान वाले का बहुत उधार भी हो गया है। वो अपने पैसे मांगने लगा है। मैंने सोचा था अंडे बेचकर उसका उधार चुका दूंगा। अब हम क्या करेंगे? नूरी और सुल्तान के चक्कर में हम कर्जे में भी डूब गए। अब तो अनाज भी खत्म हो गया है। ना तो नूरी और सुल्तान को खिलाने के लिए कुछ बचा है और ना हमारे खाने के लिए। तुम चिंता मत करो चंपा, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अगले दिन लोटन फिर से उस दुकानदार के पास जाता है। लोटन को देखते ही दुकानदार भड़क उठता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरी मुर्गी अंडे देगी तब मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। कई दिनों से तू यही बोल रहा है, पता नहीं तेरे पास मुर्गी है भी या नहीं। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो तेरे घर आकर पैसे वसूल कर लूंगा मैं। लोटन को उस दिन बहुत बुरा लग रहा था। लोटन वहां से जाने वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका नाम पुकारा। लोटन? लोटन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सन्यासी खड़े थे। उन्होंने लोटन से कहा, लोटन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब देख लिया है। तुम्हारी मुसीबतें जल्दी ही खत्म हो जाएंगी।
सन्यासी ने अपनी झोली में से एक मुट्ठी अनाज निकाला और कहा, इसे अपने मुर्गे और मुर्गी को खिला देना। लोटन ने एक मुट्ठी अनाज ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, इससे सुल्तान और नूरी का आज का भोजन हो जाएगा। सन्यासी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। लोटन एक मुट्ठी अनाज लेकर घर आता है और चंपा को देता है। इतने से अनाज से क्या होगा, आज तो इन्हें खिला दोगे, लेकिन कल क्या खिलाओगे? अब रोज रोज वो सन्यासी तुम्हें थोड़े ही मिलेंगे, कल के लिए कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। कल के लिए कुछ इंतजाम हो जाएगा, तुम इस अनाज को आज तो इन्हें खिला दो। चंपा ने वो एक मुट्ठी अनाज सुल्तान और नूरी को खिला दिया। सुल्तान और नूरी पल भर में अनाज चट कर गए, मानो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। लेकिन लोटन के परिवार को आज फिर भूखा सोना पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह जब बंटी और बिक्कू सोकर उठे तो रोज की तरह नूरी और सुल्तान के साथ खेलने गए। लेकिन उन्होंने वहां देखा कि नूरी ने अंडे की जगह पर गरम गरम गुलाब जामुन दिया था। बाबा जल्दी आओ, देखो नूरी ने क्या दिया है। बिक्कू की आवाज सुनकर लोटन ने कहा, लगता है नूरी ने अंडे दिए हैं। लोटन और चंपा भागे भागे आए तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। नूरी ने अंडे की जगह ढेर सारे गरम गरम गुलाब जामुन दिए थे। अरे वाह, गुलाब जामुन। बंटी और बिक्कू ने एक एक गुलाब जामुन खाया। ये गुलाब जामुन तो बड़े स्वादिष्ट हैं। चंपा और लोटन ने भी गुलाब जामुन चखा। ये तो चमत्कार हो गया, हमारी मुर्गी अंडे की जगह गुलाब जामुन दे रही है, और वो भी इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन। ये जरूर उस सन्यासी बाबा के अनाज का चमत्कार है। वो कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी मुसीबतें जल्दी खत्म होने वाली हैं। बंटी और बिक्कू ने ढेर सारे गुलाब जामुन खाए। बंटी और बिक्कू, सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे। माँ, गुलाब जामुन इतने टेस्टी हैं कि हम खुद को इन्हें खाने से रोक ही नहीं पा रहे हैं। उस दिन चमत्कार पर चमत्कार हो रहे थे। गुलाब जामुन खत्म ही नहीं हो रहे थे। बंटी और बिक्कू जितना गुलाब जामुन खाते, नूरी उससे ज्यादा गुलाब जामुन फिर दे देती। लोटन के घर में गर्मा गर्म गुलाब जामुनों का ढेर लग गया। इतने सारे गुलाब जामुन, क्यों ना हम इन्हें बेच दें? हाँ चंपा, तुम ठीक कह रही हो। इन गुलाब जामुनों को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। लोटन ने एक बर्तन में सारे गुलाब जामुन इकट्ठा किए और उन्हें लेकर बाजार चला गया। बाजार जाकर उसने आवाज लगानी शुरू की, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए, 10 के 2 गुलाब जामुन, 10 के 2 गुलाब जामुन। तभी एक आदमी लोटन के पास आया। अरे भाई, मेरे घर में अचानक से कुछ मेहमान आ गए हैं। एक काम करो, मुझे 1 दर्जन गुलाब जामुन दे दो। लोटन ने उस आदमी को गुलाब जामुन दे दिया। वो गुलाब जामुन जब मेहमानों ने खाया तो वे भी जाते समय लोटन से गुलाब जामुन खरीद कर ले गए। धीरे धीरे लोटन के सारे गुलाब जामुन बिक गए। इधर नूरी ने और भी गुलाब जामुन दे दिए थे। ये लो, नूरी ने और भी गुलाब जामुन दिए हैं। वो तो गुलाब जामुन दिए जा रही है, तुम इन्हें भी बेच दो। रात होने तक लोटन ने सारे गुलाब जामुन बेचकर अच्छे पैसे कमा लिए। घर लौटते वक्त उसने दुकानदार का उधार चुका दिया और घर के लिए कुछ अनाज खरीद लिया। बंटी की माँ, आज दाल सब्जी और रोटी बनाओ, मैं राशन लाया हूँ। आज सुल्तान और नूरी भी हमारे साथ खाना खाएंगे। चंपा ने उस दिन अच्छा खाना बनाया। फिर सबने मिलकर खाना खाया। सुल्तान और नूरी ने भी उनके साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। अब नूरी रोज रोज गरम गरम गुलाब जामुन देती और लोटन उन्हें बाजार में बेच देता। ठंड के मौसम में उसके गरम गरम गुलाब जामुन लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। धीरे धीरे लोटन और उसके परिवार की सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अनीता की नई नई शादी हुई थी। घर में उसका पति विहान, सास जया और ससुर राजेंद्र थे। वाह, अच्छा है, छोटा परिवार है, ना ननद का झंझट और ना जेठ जेठानी का। लेकिन अनीता को क्या पता था कि अभी उसके सिर पर छोटे परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। घर में अकेली बहू होने के कारण अनीता ने शादी के दूसरे ही दिन से घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। सुबह सुबह जब वो चाय लेकर सास और ससुर के कमरे में गई तो अनीता ने तुरंत चाय का ट्रे टेबल पर रखकर अपने हाथों से नाक बंद कर लिया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुसु और पॉटी कर दी हो। क्या बात है बहू? कुछ नहीं माँ जी, पता नहीं कहाँ से बदबू सी आ रही है। अब दरअसल बात यह है बहू कि तेरे पिताजी को आर्थराइटिस की बीमारी है, जिसके कारण वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, और जब उन्हें सुसु या पॉटी लगती है तो वो जब तक बाथरूम में जाते हैं तब तक उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर ही निकल जाती है। ओहो, तो ये बात है। लेकिन अभी पापा हैं कहाँ? वो अभी बाथरूम में है, लेकिन बिस्तर में सुसु पॉटी लगी हुई है तो इसे अब धोना पड़ेगा। ये सुनकर तो अनीता के होश उड़ गए कि कहीं सास सुसु पॉटी साफ करने के लिए उसे न कह दे।
अनीता मन ही मन बोल उठी, ओह नो, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कहाँ फंस गई यार। अनीता को परेशान देखकर जया बोली, तू परेशान मत हो बहू, ये सब मैं साफ कर दूंगी, मुझे तो अब आदत पड़ गई है। जया गंदे चादर को धोने के लिए बाथरूम में ले जाने लगी, तभी विहान भी वहां आ गया और उसने जया की सारी बातें सुन ली थी। विहान ने जया से कहा, नहीं माँ, अब तुम ये सब नहीं करोगी, तुम्हारी उम्र आराम करने की है, बहुत काम कर लिया तुमने। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अनीता है ना, अनीता करेगी। अनीता जाओ ये चादर धो दो। उस चादर को देखकर तो अनीता का मन उल्टी करने का हो रहा था। बेचारी यही सोच रही थी कि सूसू पॉटी लगी हुई चादर वो धोएगी कैसे, लेकिन विहान के कहने पर वो मना भी नहीं कर पाई और चादर लेकर धोने चली गई। चादर धोते समय, आज तो धो लिया, लेकिन आज के बाद ऐसी गंदी चादर मैं कभी नहीं धोऊंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन अनीता शाम को बाजार गई, उसे कुछ सामान खरीदना था। तभी उसने देखा कि एक औरत केमिस्ट की शॉप से अपने बच्चे के लिए डायपर खरीद रही थी। हाँ, पापा भी तो डायपर पहन सकते हैं, मैं पापा जी के लिए डायपर खरीद लेती हूँ। अनीता ने केमिस्ट की शॉप से डायपर खरीद लिया और घर ले आई। डायपर लाकर अनीता ने उसे बेडरूम में रख दिया। रात में जब विहान की नजर उस डायपर पर पड़ी, अरे अनीता, ये डायपर कौन लेकर आया है? मैं लाई हूँ। लेकिन अभी क्यों? अभी तो हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं है। क्या अभी से बच्चे के लिए सामान खरीद कर जमा करना शुरू कर दिया है क्या? नहीं, ये हमारे बच्चे के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? घर में इसे कौन पहनेगा? पापा पहनेंगे। पापा चल नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी सूसू पॉटी बिस्तर पर निकल जाती है, इसलिए आज से पापा डायपर पहनेंगे। इससे बिस्तर भी गंदा नहीं होगा और बदबू भी नहीं आएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। उस रात अनीता ने अपने ससुर को डायपर पहनने के लिए दिया, जिसके बाद ससुर राजेंद्र डायपर पहनकर सो गए। अगले दिन जब सुबह उन्हें सूसू पॉटी आई तो उन्होंने डायपर में ही कर दिया। बाद में उस डायपर को अनीता घर के बाहर कूड़ेदान में डाल देती। अब रोज यही सिलसिला चलने लगा। चलो, सूसू पॉटी वाली चादर धोने से तो मुक्ति मिली, लेकिन अब यूं रोज रोज डायपर फेंकने कूड़ेदान के पास जाना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं, ना जाने क्या बातें करते होंगे मेरे बारे में। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। रोज की तरह एक दिन अनीता अपने ससुर का डायपर फेंकने कूड़ेदान के पास गई। कितने दिनों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई, कचरा कूड़ेदान के बाहर तक बिखर गया है। अब इस डायपर को कहाँ फेंकूं? यहाँ तो पिछले कई दिनों के डायपर अब तक पड़े हुए हैं। कितनी गंदगी हो रही है। हे भगवान, अब इस डायपर से छुटकारा दिला दो। अनीता उस डायपर को वहीं फेंक कर घर आ जाती है, लेकिन उस दिन भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई और कॉलोनी की सड़क पर कचरा बिखर गया। आवारा कुत्तों ने वहां फेंके हुए कई सारे डायपर दांतों से फाड़ दिए और इधर उधर फेंक दिए। कुछ कुत्तों ने गंदे डायपर फाड़कर अनीता के घर के दरवाजे पर लाकर रख दिए। शाम को जब अनीता सब्जी लाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसका पैर गंदे डायपर पर पड़ा। उफ, बस यही कमी बाकी रह गई थी। पूरी कॉलोनी में गंदे डायपर इधर उधर बिखरे हुए थे और अब हमारे घर के दरवाजे पर भी। इन कुत्तों को भी पता चल गया कि ये डायपर हमारे घर से फेंके गए हैं। अनीता ने घर के अंदर जाकर पैर धोए और दोबारा बाहर आई और सब्जी लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कॉलोनी की औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे, ये डायपर ना जाने किसके हैं, पूरे कॉलोनी में बिखरे हुए। अभी तो किसी के घर में बच्चा भी नहीं हुआ। अरे, ये जया की नई बहू अनीता है ना, मैंने उसे ये डायपर फेंकते हुए देखा है। लेकिन विहान की तो अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो बच्चा भी नहीं हुआ, फिर उनके घर में डायपर कौन पहनता होगा? अरे, ना जाने कौन पहनता है, लेकिन अनीता ये डायपर फेंकती है। कहीं वो डायपर में सूसू पॉटी तो नहीं करती? राम राम राम, क्या आजकल की लड़कियां ना जाने कितनी आलसी हो गई हैं। इस उम्र में भी डायपर में सूसू पॉटी। लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ बहन, अब इस तरह कॉलोनी में गंदगी तो नहीं देख सकते, हम जया से बात करेंगे। इन आंटियों को लगता है कि मैं डायपर में सूसू पॉटी करती हूँ, मुझे इनकी गलतफहमी दूर करनी होगी। पहले बाजार का काम कर लूं। ये सोचकर अनीता सब्जी लाने बाजार चली जाती है। सब्जी लेकर जब वो घर लौटती है तो देखती है कि कॉलोनी की औरतें जया से शिकायत कर रही थी। देखो जया बहन, अपनी बहू को समझा लो कि यूं कॉलोनी को डायपर से गंदा न करे। पूरी कॉलोनी में गंदे डायपर इधर उधर फेंके हुए हैं, लेकिन मेरी बहू तो कचरे की पेटी में ही डायपर डालती है। अनीता ये सब सुन रही थी। उसने कॉलोनी की औरतों से कहा, आंटी जी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। आप लोगों को लगता है ना कि ये डायपर मैं पहनती हूँ, तो ये सच नहीं है। ये डायपर मैं नहीं बल्कि मेरे ससुर जी पहनते हैं, क्योंकि वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही उनकी सूसू पॉटी निकल जाती थी, इसलिए मैं उनके लिए डायपर लाई थी। और रही बात गंदगी की, तो कचरा उठाने वाला कई दिनों से नहीं आ रहा है, इसलिए आवारा कुत्तों ने कॉलोनी में डायपर फाड़कर यहाँ वहाँ फेंक दिए। मैं अभी कॉलोनी साफ कर देती हूँ। अनीता उसी समय झाड़ू लेकर पूरी कॉलोनी को साफ करने लगी और सारे डायपर उठाकर एक बड़ी पॉलीथीन में इकट्ठा किया और कॉलोनी से बाहर जाकर कचरा गाड़ी में डाल दिया। शाम को जब विहान ऑफिस से घर लौटा तो अनीता और जया ने उसे सारी बात बताई।
सॉरी अनीता, तुम्हें ससुराल में ये सब करना पड़ रहा है। अनीता बहू, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके दोनों पैर ठीक हो जाएं। इसलिए नहीं कि मुझे आपके डायपर फेंकने पड़ते हैं, बल्कि इसलिए ताकि आप भी दूसरों की तरह अपने पैरों पर अच्छी तरह से चल पाएं। हम सब भी यही चाहते हैं अनीता, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा के दोनों घुटनों में आर्थराइटिस है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक हो सकता है विहान, पापा के पैर पहले की तरह हो जाएंगे। वो कैसे? नी रिप्लेसमेंट से। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के हम पापा के दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाएंगे। पापा के दोनों घुटने नए लगा दिए जाएंगे, जिसके बाद पापा अपने पैरों पर पहले की तरह चल पाएंगे और उन्हें बाथरूम तक जाने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन नी रिप्लेसमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है। नो प्रॉब्लम। तुम भूल गए क्या कि तुम्हारे ऑफिस की तरफ से तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जिससे तुम अपने माता पिता का भी इलाज करा सकते हो और तुम्हारी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुमने सही याद दिलाया। सच में तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। मैं कल ही शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में पापा के नी रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ। सिर्फ तुम क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरे दिन अनीता और विहान डॉक्टर के पास जाते हैं और राजेंद्र के नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। आप जल्द से जल्द पेशेंट को यहाँ एडमिट करवा दें। हम जल्द ही उनका ऑपरेशन कर देंगे और कुछ ही महीनों के बाद उनका घुटना बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगले ही दिन अनीता और विहान राजेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। डॉक्टरों की टीम ने राजेंद्र के घुटने का ऑपरेशन करके उन्हें नए घुटने लगा दिए। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद राजेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अनीता और विहान उन्हें घर ले आए, जिसके बाद अनीता ने अपने ससुर राजेंद्र की खूब सेवा की। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे करके राजेंद्र अपने पैरों पर अच्छी तरह से चलने लगे। अब वो पहले की तरह चल पाते थे। एक दिन, अनीता बहू, तेरी वजह से मेरे दोनों पैर ठीक हो गए हैं। अब मुझे बाथरूम तक जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और अब मैं डायपर भी नहीं पहनता हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ अनीता बहू, तूने हमें सही रास्ता दिखाया और अपने ससुर की बहुत सेवा की है। अब तुझे गंदे डायपर फेंकने से भी छुटकारा मिल गया है। मेरे और तेरे पापा की तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए। जया ने अनीता को ज्वेलर्स की दुकान का एक डिब्बा दिया। जब अनीता ने उस डिब्बे को खोला तो उसमें सोने का हार था, जिसे देखकर अनीता बहुत खुश हो गई। थैंक यू माँ जी, थैंक यू पापा, आई एम वेरी लकी। बहू, लकी तो हम हैं कि हमें बहू के रूप में तू मिली है। अनीता और विहान दोनों ने जया और राजेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।